हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए जीएस के बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 16। और दोस्तों, इसमें हम जो SSC GD में जो 20 क्वेश्चंस का सेट पूछा जाता है, आज हम पूरे सेट को कवर करेंगे और डेली की तरह हम जैसे कवर करते हुए आए हैं। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस 15 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी बेस्ट क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी की क्लास नहीं देख रहे हैं तो उस क्लास को भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें थ्योरी और फैक्ट कराए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हमें पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो ऑप्शन है हमारा इसमें 82.14%, 65.46% या 74.04% या 39.3%। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 82.14% है। और जो हमारा सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो केरल के अंदर है, सबसे कम जो साक्षरता है बिहार के अंदर है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है हमारे तपन कुमार पटनायक, नरेंद्र सिंह नेगी, जतिन गोस्वामी या दीवान सिंह बजेली। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा तपन कुमार पटनायक। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सरायकेला छऊ हमारा झारखंड से संबंधित है। और दोस्तों, मैं इसमें आपको बता चुका हूँ कि जो छऊ कितने प्रकार का होता है और कौन सा छऊ किस राज्य से संबंधित है। और आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासों को भी देख लीजिए। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमें 3 दे रखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय डैश डैश दिवस पर कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन है हमारे इसमें युवा, एकता, खेल या स्वास्थ्य। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह एकता से संबंधित था। दोस्तों, इसमें बता दूं मैं आपको एकता दिवस हम कब मनाते हैं। यह 31 अक्टूबर को हमें एकता दिवस मनाते हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य डैश डैश हासिल करना है। ऑप्शन है हमारे राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक असमानता, धार्मिक सद्भाव या सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। दोस्तों, मैं इसमें बता दूं आपको जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये है हमारे आर्टिकल 36 से 51 में दिए गए हैं और यह भाग 4 में हमारे दिए गए हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के डैश डैश के अंतर्गत किया गया है। इसमें हमारे ऑप्शन दे रखे हैं भाग 3, भाग 4 का ए या भाग 4 या भाग 5। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 4 में दिया गया है। और इसमें जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है यह हमारा आर्टिकल 50 में दिया गया है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारत में किस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्वामी नारायण आंदोलन या थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह ब्रह्म समाज से संबंधित है। और दोस्तों, इसमें बता दूं मैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? इन्होंने यह 1875 में इसकी स्थापना की थी और इन्होंने एक नारा दिया था, गो बैक टू वेदास। और स्वामी दयानंद की एक पुस्तक थी हमारी सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लैटवस्की और हेनरी अलकार्ट के द्वारा की गई थी। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर हमें 7 दे रखा है, हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ये दे रखा है हमें हरित क्रांति, इसमें हमें कथन ये दे रखा है कि हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न था। ऑप्शन बी हमें दे रखा है इसमें कथन बी हमारा, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हमारा इसका हो जाएगा ये ए और बी दोनों सही हैं, क्योंकि हमारी हरित क्रांति जो है 1960 के दशक से शुरू हुई थी और जो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी यह हमारी 1900
66 से 67 में शुरू की गई थी। और जो अगर दोस्तों हमारी आपने हरित क्रांति से संबंधित जो है मैंने पंचवर्षीय योजनाओं में जो हमारी क्लास आई है, कल मैंने क्लास कराई है, उसमें हरित क्रांति को मैंने विस्तार से बताया है कि हरित क्रांति कहाँ से शुरू की गई थी और भारत में जो ये पहले जो राज्य थे किन राज्यों में शुरू की गई थी। और दोस्तों इसमें बता दूं मैं, नॉर्मन बोरलॉग ने जो कृषि पर काम किया था यह इन्होंने मैक्सिको के अंदर किया था। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और जो भारत में कृषि पर पहला कार्य किया गया था यह पंतनगर के अंदर किया गया था, जो पंतनगर वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर है। और जो हमारी चावल की किस्में थी, जो चावल की पहली किस्में थी, चावल की किस्म पहली थी वो जया और सुषमा, ये चावल की किस्में थी जया और सुषमा। और जो गेहूं की किस्में थी सोना और कल्याणी, ये हमारी चावल की किस्में थी। और ये नाम किसने दिए थे? ये भारत ने नाम दिए थे। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारा, किसी पदार्थ का डैश डैश वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के 3 चरण गैस, द्रव और ठोस ऊष्मगतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारे त्रिअवस्थी, अपर रूप, द्विघाती, या फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी त्रिक बिंदु। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह त्रिक बिंदु। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, धम्म शब्द एक प्राकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। ऑप्शन है हमारे इसमें अशोक, राजराजा चोल प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रुद्रदामन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा यह अशोक से संबंधित था, क्योंकि अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद में दम घोष की नीति को अपना लिया था। और जो कलिंग युद्ध से पहले अशोक की नीति थी वह भैरी घोष की नीति थी। भैरी घोष यानी कि युद्ध की नीति थी। और जो हमारा ये प्राकृत शब्द है, ये प्राकृत, इस धम्म जो है हमारा प्राकृत शब्द है। और जो प्राकृत भाषा है ये बौद्ध धर्म की भाषा है और अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किस गायक ने संबलपुरी लोकगीत रंगवती को लोकप्रिय बनाया है। ऑप्शन है हमारे जोनीता गांधी, कृष्ण पटेल, सुनिधि चौहान या वाणी जयराम। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण पटेल। और दोस्तों मैं इसमें बता दूं, रंगवती जो हमारा लोकगीत है यह ओडिशा का है। और दोस्तों अगर आपने हमारी लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य की क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देख लेना, क्योंकि उसमें हर राज्य के लोक नृत्य को कवर किया गया है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, सितंबर 2023 में मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है हमारे रजनीश कुमार, नरेंद्र सिंह, संजीव मिश्रा या ऐसे पासे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रजनीश कुमार। इनसे पहले जो मास्टर कार्ड के थे वो अजय वंगा थे, और अजय वंगा इस टाइम जो है वर्ल्ड बैंक के हैं। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, शास्त्रीय नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा रस क्रोध को दर्शाता है। ऑप्शन है हमारे वीर, रौद्र, शांत या हास्य। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा रौद्र रस। वीर रस का जो स्थायी भाव होगा हमारा, वीर रस का स्थायी मैं आपको बता दूं, वह वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। और शांत रस का जो होता है, शांत जो होता है ये निर्वेद का होता है। और हास्य जो है ये हास्य का होता है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 13 दे रखा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश डैश को विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य बना था, मतलब सदस्य बना था। ऑप्शन है हमारे 1995, 1948, 1998 या 1979। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भारत इसका सदस्य 1995 में बना था, क्योंकि ये हमारा विश्व व्यापार संगठन जो है ये हमारा WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जो इसकी स्थापना हुई थी ये 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना तो जो है बहुत पहले ही हो गई थी वर्ल्ड बैंक के साथ में, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और लेकिन इसकी स्थापना जो है ये गेट के नाम से हुई थी। 1995 में इसे WTO बना दिया था। और जो वर्तमान में इसकी हेड है वो नाइजीरिया की नागोजी ओंकोजा-इवेला हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, जब एक शटल को हवा में ऊंचा उड़ाया जाता है तब खिलाड़ी के पास सीधे विरोधी कोर्ट के फर्श पर एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट लगाने का समय होता है। इसे डैश डैश
नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे इसमें शॉर्ट सर्विस, रैली, स्मैश या लॉन्ग सर्विस। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इसको स्मैश के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है हमारा, राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया एक व्यय है। और कथन भी दे रखा है हमें, यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों और अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं। इसमें हमें ऑप्शन में दे रखे हैं ना तो ए और ना ही बी, केवल बी, ए और बी दोनों और केवल ए। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ना तो ए और ना ही बी। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, 77वां स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन ये SSC GD 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन है हमारे 2020, 2021, 2023 या 2022। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 2023। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सितंबर 2023 में एक वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है हमारे हारुसजी एन कामा, महेंद्र मोहन गुप्ता, KN शांत कुमार या MB श्रेयंस कुमार। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा KN शांत कुमार। आगे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? यानी कि कौन टॉप पर रहा था? ऑप्शन है हमारे हरियाणा, सर्विसेज, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा था। दोस्तों मैं इसमें बता दूं, जो हमारे 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे ये गुजरात के अंदर हुए थे, और जो हमारे 37वें राष्ट्रीय खेल थे ये गोवा के अंदर हुए थे। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के परिवारों को कितनी श्रेणियों में स्थान दिया है? 4, 5, 3 या 6। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में इन्हें स्थान दिया गया है। दोस्तों बहुत जल्द आपको जनगणना से संबंधित, जिसमें कि थ्योरी को ना लेकर के सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर के एक क्लास आपको मिल जाएगी, और जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आगे देख लेते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ओलंपिक खेलों में पूर्ण तैराकी 8 लेन में विभाजित मीटर लंबे स्विमिंग पूल के अंदर होती है। ऑप्शन है हमारे 100 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर या 75 मीटर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये 50 मीटर लंबे स्विमिंग पूल में होती है। दोस्तों एक क्लास आपके लिए पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ है हमारा, उस पर आपको एक क्लास बहुत जल्द मिलने वाली है। उसमें किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है उससे संबंधित। और दोस्तों अगर आपने हमारी पेरिस पैरा ओलंपिक क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी देख लेना, क्योंकि उसमें जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 को पूरा कवर कर लिया गया। और जो ये पेरिस पैरा ओलंपिक है अभी है 2028 तक इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो अगला जो हमारा पैरा ओलंपिक नहीं होगा, यह आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा इसी से क्वेश्चन। और अगर आपने क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी देख लेना। और ऐसे ही कम समय में बेस्ट क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।